आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 जो इनकॉर्पोरेशन हम लोग ने पढ़ा, इसको शुरुआत से लेके एंड तक एक कैप्सूल में पूरा का पूरा खत्म करते हैं। सबसे पहले आया था आपका सेक्शन 269, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रमोटर के बारे में। सर, प्रमोटर कौन होता है? जो होता है एनसीडी, जिसका नाम कंपनी के बुक्स ऑफ कंपनी के एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, या जो डायरेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन किसी आदमी को अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करने के लिए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए, तो अब वो आदमी आपका प्रमोटर नहीं होता है। हम लोग ने ये भी पढ़ा था, प्रमोटर को स्टार्टिंग में आना जरूरी नहीं है, वो किसी प्रोसेस के दौरान भी प्रमोटर को इंक्लूड किया जा सकता है, वो बाद में भी घुस सकता है, एंड ही इज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड एज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। उसके बाद प्रमोटर आते ही 9-6(3) सेक्शन के बारे में हम लोग से बात किया, जिसमें प्रमोटर ने बोला सेक्शन नंबर 3 में कि भैया मिनिमम नंबर जो हमारे मेंबर्स होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हमारे होंगे, ये आप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम चाहिए 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम चाहिए 3, और पब्लिक और ओपीसी में चाहिए 1। यहीं पर हम लोग ने सीखा था कि अगर ओपीसी में कोई आदमी है जो नॉमिनी है, तो उसके बारे में हम लोगों को बताना होता है INC 4 फॉर्म में। और अगर आप नॉमिनी को चेंज कर रहे हो, या नॉमिनी मरा गया, या नॉमिनी खुद छोड़ के जा रहा है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर INC 4 वापस भरना पड़ेगा, और 15 दिन के अंदर अंदर उसके जाने से दूसरा नॉमिनी लेके आना होगा, और वो जो दूसरा नॉमिनी है वो कंपनी को रिटन कंसेंट देगा अंडर INC 3 फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था 3 में। 3 के बाद ही आया था 3A, जो बताता है कि सर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है, अगर उनमें कभी भी रिडक्शन हो गया, 7 के नीचे चले गए, 2 के नीचे चले गए, तो उसमें 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो लोग भी अवेयर हैं उनको बाकी मेंबर्स को लेके आना है। अगर वो बाकियों को नहीं लेके आ पाए जिस पीरियड में ये हुआ है, तब उस केस में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अवेयर की जगह उन्होंने वर्ड कौन सा यूज किया है बुक में? कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 आया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वेरस। अल्ट्रा वेरस मतलब इट इज वॉइड। ठीक है, अब मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आया नाम, जिसमें बोला सर मेमोरेंडम में कि प्राइवेट कंपनी के नाम में पीवीटी लिमिटेड होगा, प्राइवेट पब्लिक कंपनी के नाम में लिमिटेड होगा, जो सेक्शन 8 कंपनी है उसको नाम में प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कुछ भी नहीं लिखना, जो आईएफएससी कंपनी है उसको नाम में आईएफएससी टुवर्ड्स द एंड लिखना कंपलसरी है, सफिक्स में लगाना वो जरूरी है। उसके बाद नाम में हमको रिजर्वेशन की कहानी बताई गई कि अगर हम नई कंपनी है और रिजर्व करा रहे हैं तो हम INC 32 फॉर्म में ही रिजर्व करा सकते हैं, स्पाइस प्लस फॉर्म में। अगर पुरानी कंपनी है तो हमको रन फॉर्म RUN, रिजर्व यूनिक नेम यूज करना पड़ेगा। जो पुरानी कंपनी है उसका 60 डेज का रिजर्वेशन होगा, जो नई कंपनी है उसका 20 डेज का रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन के लिए आप रूल 9A को फॉलो करोगे, इसमें फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, 20 डेज को फर्दर 20 डेज से एक्सटेंड कर सकते हो, 60 को 20 डेज से एक्सटेंड कर सकते हो फॉर पेइंग 2000 रुपीज 1000 रुपी, और उसके बाद फिर वापस 20 डेज एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब टोटल में 40 बाय पेइंग 2000, या एक बार में 3000 रुपए दे दो, दोनों का काम खत्म हो जाएगा और आप एक्सटेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नाम रिजर्व कराया और वो रिजर्वेशन गलत डॉक्यूमेंट दे के कराई है, तो आपसे 1 लाख रुपए की पेनल्टी ले लेंगे ऑफिसर्स को पिनलाइज करके, और रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर आप रजिस्टर हो गए हो तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर आपको नाम चेंज करने बोलेंगे, या तो आपका नाम कैंसिल कर देंगे या तो आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देंगे, सिंपल सी बात। और ये सब करते जब नाम कैंसिल करेंगे ना, 3 महीना वाला नाम चेंज करने के लिए बोलेंगे ना 3 महीना के अंदर अंदर, तो उस समय आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बदलना तो वैसे भी पड़ेगा ही। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम लोग बात इस बारे में करते हैं, नहीं सॉरी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो बात इस बारे में करता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जानने से ना एक फायदा ये होता है कि समझ में आ जाता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर होंगे, आपकी मीटिंग कहाँ पर होगी, आपका RD, आपका ROC, आपका ये सब कौन बनेगा, JCB, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बताया जाता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों बनी, ठीक है, व्हाई इज द कंपनी फॉर्म, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के, क्यों कंपनी को बनाया गया है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया रहता है। उसके बाद हम लोग जब बढ़ते हैं फिर आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज ये बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, व्हाट इज द कैपिटल विथ विच द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड,
ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में वेरी गुड, आईएफएससी वाले में आपका एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाली सर्विसेज प्रोवाइड करनी, ठीक है। कैपिटल क्लॉज के बाद अगला क्लॉज आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में बताते हैं कि भैया आप किस तरह की कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स की लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। अब गारंटी कंपनी में ये बात याद रखनी है कि अगर आपने अपना चीज किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पहली बात तो कर नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल्स में लिमिटेशन होती है, बट अगर आर्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं, नरेंद्र कुमार वर्सेस सरजो मालो, आर्टिकल अलाउ कर रहे हैं, आपने ट्रांसफर कर दिया, अब जब कंपनी वाइंडिंग अप में आई तो आप पेमेंट करना है गारंटी का अमाउंट। अगर ये लल्लू जिसको तुमने ट्रांसफरी को जिसको दिया ये नहीं कर पाया ना, तो फिर ट्रांसफरर जो पीछे वाला था 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी बंद हुई है उस बेचारे को करना पड़ जाएगा, इसका रोना उसको उठाना पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनी के केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होगी, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, उसके बिना अनलिमिटेड नहीं हो सकती। उसके बाद आता है एसोसिएशन क्लॉज। सर एसोसिएशन क्लॉज क्या बोलता है? एसोसिएशन क्लॉज इस बारे में बात करता है कि कौन कौन मेमोरेंडम को साइन करेगा, हु आर द फर्स्ट सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम, जिन लोगों ने सिग्नेचर करना है और उनका कैपिटल जितना वो फर्म में लेके आ रहे हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद मेरा फेवरेट सेक्शन नंबर 5 आया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर एओए जो मेरा आर्टिकल होता है वो बताता है आपको कि भैया कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। ये बेसिकली एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल्स में हो सकता है जो आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है कि रूल्स कैन बी ऑल्टर्ड ओनली इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। यहाँ पर मॉडल आर्टिकल्स भी होते हैं तो आप चाहो तो उनको भी अडॉप्ट कर सकते हो। अब अगर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मेरे को कंपनी में स्टार्टिंग से डालना है तो हम INC 32 में ही एंट्रेंचमेंट आर्टिकल्स में घुसड़ सकते हैं, उसी समय डाल देते हैं INC 32 या स्पाइस प्लस जो भी आप बोल रहे हो। लेकिन अगर बाद में इंट्रोड्यूस करना है और आप एक प्राइवेट कंपनी हो, उस केस में आपको 100% कंसेंट चाहिए जो आपको फाइल करना होगा MGT 14 में विद अ स्पेशल रेजोल्यूशन और ROC को देना पड़ेगा। अगर पब्लिक कंपनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर प्राइवेट कंपनी हो तो 100% कंसेंट। फाइलिंग का फॉर्म सेम रहेगा, MGT 14 ROC के पास सबमिट करना है आपको। उसके बाद जब आर्टिकल खत्म हो जाते हैं, अच्छा उसमें एक और पॉइंट आता है कि मान लीजिए जैसे एक कंपनी है जिसको पुराने एक्ट के हिसाब से आर्टिकल बनाना था और अब इस कंपनी ने अपने वस्त्र बदल के नए कंपनीज एक्ट में आ गई है, तो उसको नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने आर्टिकल्स को मोल्ड करना पड़ेगा जैसे नए प्रोविजन के अंदर है। ओके, उसके बाद आता है मेरा सेक्शन नंबर 6 जो ये बताता है औकात की बात, कि सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के नीचे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके नीचे आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद लीगल डीड्स है, ठीक है, मतलब SR है, और SR के नीचे कंपनी के डीड्स वगैरह है। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस द मेमोरेंडम और आर्टिकल कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान में देनी है, ये कहीं कहीं पर अगर सेव एज अदरवाइज लिखा है, उस वर्ड का मतलब ये होता है कि आर्टिकल्स के अगेंस्ट जाके प्रोविजंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे हमने आपको सेक्शन नंबर 47 का एग्जांपल दिया था जहां पर वोटिंग राइट्स अपने प्राइवेट कंपनी में डिसाइड करने के राइट्स कंपनीज एक्ट ने फ्रीडम दिया हुआ है प्राइवेट कंपनीज को कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर 7 में आए जो बात करता है इनकॉर्पोरेशन के बारे में, जिसमें आपको पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करना है INC 33 INC 34 में। उसके बाद आपको रूल 13 में बताया जाता है कि कौन कौन इसको साइन कर सकता है मेमोरेंडम और आर्टिकल को। तो उसमें सर अगर एक इंडिविजुअल है तो वो खुद साइन कर देगा, अगर एक इलिटरेट आदमी है तो वो अंगूठा लगाने देंगे और कोई दूसरा आदमी उनका नाम और नंबर ऑफ शेयर्स वहां पर लिख देगा। कोई फॉरेन आदमी है जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, बाहर से, तो उसको नोटराइज कराना पड़ेगा। अगर इंडिया आ रहा है तो बिजनेस वीजा के साथ आ जाए, वीजा की जरूरत नहीं है अगर वो भारतीय आदमी है तो। लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको भैया अपना रिप्रेजेंटेटिव करना, और अगर LLP है तो उसको भी अपने किसी पार्टनर को रिप्रेजेंटेटिव की तरह लाना होगा। इसके बाद आपको किसी CA CS CMA या एडवोकेट का और साथ में अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स का एक डिक्लेरेशन चाहिए कि जो भी फॉर्मेलिटीज थी रजिस्ट्रेशन की वो सब हो गई हैं अंडर INC 8। साथ में आपको INC 9 में एक डिक्लेरेशन चाहिए कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स का कि सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, पिछले 5 साल में कोई भी फ्रॉड नहीं किया है एंड हैव नेवर बीन कन्विक्टेड अबाउट एनी ऑफेंस। उसके बाद एक एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस लगेगा, फिर पर्टिकुलर्स मांगेंगे, नाम, दहेज, मतलब नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह सारी चीजें मांगेंगे डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर का उसमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए। अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डायरेक्टर का कंसेंट, अब डायरेक्टर कंसेंट देगा DIR 2 में, आपको आगे बढ़वाना है ROC के पास DIR 12 में, ठीक है। मेंबर्स का भी इसी तरह सारी डिटेल्स ली जाएंगी।
ठीक है। अगर कंपनी एक मेंबर है तो उसका जीएलएन, उसका ईमेल एड्रेस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी का आधार कार्ड पैन कार्ड तो होगा नहीं, ठीक है, वो सिटीजन तो है नहीं कि वोटिंग राइट्स लेके बैठेगी, तो ये सारी चीजें ली जाएंगी। अगर एलएलपी है तो एलएलपी का अग्रीमेंट लिया जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ अब हम लोग आरओसी को देंगे। अब आरओसी इन सबको चेक करेगा, अगर उसको सारी डिटेल सही लगी तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, CIN जिसको बोलते हैं, वो आपको दे देगा अंडर INC 11 फॉर्म। लेकिन निर्लज्जता और कीड़ा सब में होता है। अगर बाद में पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ही पता चल गया, पेपर देते टाइम की डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्स चीज है या आपने कोई मिस स्टेटमेंट किया, तो उसी समय आपको छड़ से गोली मार देगा, सारे ऑफिसर्स पर 447 लगा देगा। और अगर बाद में पता चलता है तो ऑफिसर पर तो फिर भी 447 लगाएगा, कंपनी को ट्राइब्यूनल के पास धक्का दे देगा, बोलेगा इसका काम तुम देख लो। तो ट्राइब्यूनल या तो तुमको वाइंड अप कर देगा, या तो तुम्हारा नाम काट देगा, या तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, या तो तुम्हारा मैनेजमेंट चेंज कर देगा, या इसके बाद अगर कुछ और करने का मन होगा तो वो भी कर सकता है तुम्हारे पास। लेकिन ये भारत है, ये याद रखना, कुछ भी करने से पहले यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि ये भारत है, हमारा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, ठीक है। उसके बाद 7th खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग गए 8 में, सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको प्रिविलेजेस मिले हैं कि भैया वो ऑपरेट कर रहा है क्या चीज के अंदर, इट इज ऑपरेटिंग अंडर लाइसेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भैया उसको डिविडेंड नहीं देना है, लेकिन लाइसेंस की वजह से उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं। एनआरसी एसआरसी कमिटी नहीं बनानी, डायरेक्टर मिनिमम नहीं रखने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखने, नाम के पीछे प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड नहीं रखना, एक पार्टनरशिप फर्म भी तुम्हारा मेंबर बन सकता है, 14 दिन के अंदर वो मीटिंग बुला सकती है इंस्टेड ऑफ 21 डेज। लेकिन ये जो लाइसेंस है ये छीना भी जा सकता है अगर आप कोई काम कर रहे हो विच इज प्रेजुडुअल टू पब्लिक इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट फॉलो नहीं कर रहे, या ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, या फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रहे हो। प्रोफेसर, एक बार आपका ये छीन लिया गया तो अब किया क्या जाएगा कि भैया अब छीनने के बाद या तो आपको अमेलगमेट कर देंगे या तो आपको वाइंड अप कर देंगे। अमेलगमेट सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ होगा। अगर वाइंड अप किया गया, ठीक है, अगर वाइंड अप किया गया तो उसमें एक बात जरूर ध्यान रखना कि वाइंड अप करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो उसको आईबीसी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पूरे के पूरे अमाउंट को उठा के सब कुछ आपका आईबीसी में भेज देंगे। तो ये कहानी हो गई, एसेट बेच के उसको पहुंचा देंगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले, येट अगेन, कुछ भी करने से पहले देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। उसके बाद सर जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट हुए, ठीक है, जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट हुए, अब आपके कुछ राइट्स बन जाते हैं कि भैया आपका मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया, यू कैन नाउ परचेस प्रॉपर्टी मूवेबल इनमूवेबल इन योर ओन नेम, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी जो खरीदना है, यू कैन हैव अ कॉमन सील इन योर ओन नेम, you can sue or be sued in your own name, bloody sue on your own name, and you can acquire a property or anything else in your own name, means you are functioning like a body corporate। उसके बाद आता है सेक्शन 10A, ठीक है, जो बात इस बारे में करता है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 10A। उसमें फॉर्म होता है 20 INC 20A, जो कि वे बोलता है कि विद इन 180 डेज जब से कंपनी बनी है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सिर्फ तभी हो सकता है लिमिटेड बाय शेयर 2019 के बाद अगर कंपनी बनी है, अगर उसमें जितना पैसा आपने लिया, जितना पैसा मेंबर्स ने प्रॉमिस किया है वो रिसीव हो गया है, साथ में उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन हो गया। अगर आपने ये नहीं किया तो आरओसी पता है सिंपली क्या करेगा, आपका नाम ही डोरमेंट कंपनीज की लिस्ट में, नाम आपका स्ट्राइक ऑफ कर देगा और साथ में पेनल्टी भी लगाएगा आपके ऊपर, दोनों चीजें। लेकिन याद ये रखना है कि जब आप वो डिक्लेरेशन दोगे ना, तो वो डिक्लेरेशन में साथ साथ में डायरेक्ट जो CS CS या CMA जो भी है इन प्रैक्टिस, उसका अप्रूवल भी साथ में जाना चाहिए कि हाँ ये पैसा सच में रिसीव हुआ है। जब पेनल्टी की बात करते हैं तो 1000 रुपया पर डे करके पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज। ये हुआ, ओके, 10A हुआ। उसके बाद सर आया सेक्शन नंबर 12, ठीक है। 12 में हम लोग ने बात किया रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कि सर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो 30 दिन के अंदर बताना है, चेंज किया तो भी 30 दिन के अंदर बताना है। INC 22 फॉर्म नंबर था। अगर आप एक आरओसी के गोद से उठ के दूसरी आरओसी की गोद में जा रहे हो लेकिन रजिस्टर ऑफिस सेम है, तो उस केस में आपको आरडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आरडी से परमिशन लेने के बाद आप आरओसी को इन्फॉर्म करोगे 60 डेज के अंदर अंदर, और आरओसी क्या करेगा, आपको 30 डेज के अंदर अंदर एक नया सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया नाउ यू आर अ न्यू कंपनी। तो उसका हमने आपको टाइमलाइन याद करवाया था 30 60 30। लेकिन IFSC कंपनी जो है वो आप अगर अपना जगह चेंज भी करेगी ना
तो वो अपना जगह बस उसी लिमिटेशन के अंदर चेंज कर सकती है, मतलब आईएफएससी लोकेशन के अंदर ही, उसके बाहर नहीं। और एक चीज थी आईएफएससी कंपनी में, जो 30 डेज था ना जो अप्रूवल के लिए था, वो इन केस में 60 डेज की तरह रेड किया जाएगा। इट विल बी रेड एज 60 डेज इन द केस ऑफ आईएफएससी। 12, उसके बाद 13 छोड़ो, 14, 14 की बात की, आज ही पढ़ा हम लोगों ने कि आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। किसी भी तरह का आर्टिकल अगर आपको ऑल्टर करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन करके INC 27 आप 15 दिन के अंदर आरओसी को सबमिट कर दो, आपका वो चीज ऑल्टर हो जाएगा। किसी भी तरह का ऑल्टरेशन अगर आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा ऑल्टरेशन चाहिए, ठीक है, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, बड़े वाला ऑल्टरेशन, तब उस केस में आपको पहले बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन से 30 दिन के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन से 60 दिन के अंदर अंदर आपको आरडी फॉर्म 1 सबमिट करना है, जिसमें आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल जो आपका प्रपोज्ड होने वाला है उसका ड्राफ्ट लगाना है। साथ में आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो स्पेशल रेजोल्यूशन में हुआ था वो लगाना है आपको साथ में, ठीक है। मिनट्स के साथ साथ आपको ये बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगानी है। बोर्ड रेजोल्यूशन की अगर उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दी गई है मीटिंग करवाने के लिए तो वो लगा देना है। स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट्स इन फेवर वोट्स इन अगेंस्ट दोनों बताना है विद नेम, ठीक है, विद नेम। उसके बाद लास्ट में आपको केएमपी का डिक्लेरेशन चाहिए जो ये बता देगा कि भैया जो भी हुआ है सब कुछ कानूनन हुआ है, प्रॉपर तरीके से। आरडी का अप्रूवल आएगा, सेम चीज, आरओसी के पास जाएंगे, आरओसी को बताएंगे, आरओसी 15 दिन में आपको नया ऑल्टर्ड कॉपी दे देगा, ठीक है, कंप्लाइंट विद। 14 हो गया। अब आया 15। सर जो भी आर्टिकल्स की कॉपी ऑल्टर हुई है उन सारी की सारी ऑल्टर्ड कॉपीज को आपको आरओसी को सबमिट करना है, ठीक है, और आरओसी के पास भी उसको पलट देना है नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऑल्टर्ड कॉपी ऑल्टरेशन के बाद से पुरानी चीज सर्कुलेट कराई तो 1000 रुपया पर कॉपी करके पेनल्टी लगेगा कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 16 नेम के चेंज के बारे में, कि अगर आपका नाम किसी दूसरे कंपनी के नाम के साथ मतलब सेम निकल जाता है बॉडी कॉर्पोरेट के, या अगर 3 साल के अंदर अंदर आपका कॉपीराइट मतलब क्लेम आ जाता है रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, तो भैया आपको नाम चेंज करना है। 3 महीने दिए जाएंगे आपको नाम चेंज करने के लिए। कर लिया तो 15 दिन में आरओसी को बताओ, आपको आरओसी 30 दिन में नया सर्टिफिकेट दे देगा। अगर तुम निर्लज्ज हो, तुमने नहीं किया, तो सीजी खुद से मोटा हो जाएगा, मतलब वो स्वो मोटो तुम्हारा नाम चेंज कर देगा, आरओसी को बताएगा और तुमको नया सर्टिफिकेट दिलवा देगा। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 17 मतलब 17, और इसमें नीचे में 7 है। यहां पर सर अगर कोई आदमी आपके पास आके फिजिकल कॉपी मांगता है डॉक्यूमेंटेशन की ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी, आप 7 दिन के अंदर अंदर उसको फिजिकल कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल दोगे। नहीं दोगे तो 1000 रुपया करके पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर, और 1000 रुपया पर डे, और एक ये मैक्सिमम अप टू ₹50,000 1 लाख, सॉरी, मैक्सिमम अप टू ₹1 लाख। ये हो गया 17। उसके बाद है 18 कि भैया अगर आप कन्वर्जन करा रहे हो एक तरह की कंपनी से दूसरी तरह की कंपनी, तो ये वाला पॉइंट सिर्फ इतना बताता है कि कन्वर्जन के टाइम पर, ठीक है, आप जब बदल रहे हो तो आप जिधर से बदल रहे हो आपको पुरानी रजिस्ट्रेशन के जितने भी एसेट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पेंडिंग प्रोसीडिंग जो भी है वो सब एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप वस्त्र कितने भी बदल लो, अंदर का इंसान वही रहेगा, तो इट विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर। सेक्शन नंबर 19 मेरे दिल के बड़ा करीब है, ठीक है। सेक्शन नंबर 19 दिल वाला सेक्शन है, दैट द सब्सिडरी शैल नॉट होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी, कि सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करेगा। 3 केस में कर सकता है बॉटल, कि अगर बिफोर होल्डिंग सब्सिडरी आप शेयर होल्ड कर रहे हो, या भैया आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह शेयर होल्ड कर रहे हो, या अगर आप ट्रस्टी की तरह शेयर होल्ड कर रहे हो, तो इन 3 केसेस में वो तुम्हारे पहले आप वोट, इन 3 केसेस में आप शेयर होल्ड कर सकते हो। वोट किस केस में कर सकते हो? अगर आप एलआर की तरह कर रहे हो, या आप किसकी तरह कर रहे हो सर? एलआर की तरह कर रहे हो या किसकी तरह कर रहे हो? अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह कर रहे हो। बोनस शेयर आपको किस केस में मिलेगा सर? बोनस शेयर तीनों केस में मिलेगा, राइट शेयर किसी भी केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 20, पत्र कैसे भेजना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 20, पत्र कैसे भेजना है। तो सर पत्र ऐसे भेजना है कि सर जो कंपनी वाला आदमी है, ठीक है, जो कंपनी वाला आदमी है, कंपनी को पत्र कैसे भेजना है? कंपनी को पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, ठीक है, लीविंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, हैंड डिलीवरी से आपने कर दिया,
या आपने इलेक्ट्रॉनिक भेज दिया। जो आदमी है उसको पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, लिविंग एट द ऑफिस, ठीक है, या एड्रेस ऑफ द पर्सन या ईमेल से भेज दिया आपने। उसके बाद आया 21 बोलता है सर कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे ना कंपनी के, ठीक है, उस पर साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमपी की है, या अगर किसी अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसको आपने वो दे के रखा है, क्या बोलते हैं, अटर्नी दे के रखा है। 22 बात करता है कि अगर कोई फॉर्मल डीड है तो उसके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सील ही होगा। कॉमन सील नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, जिनमें से दो डायरेक्टर साइन करेंगे या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है, तभी वो कंपनी पे बाइंडिंग होगा। इसके ऊपर पराग कंसारा का एक केस भी है जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके चैप्टर नंबर 2 में। आज हम लोग ने सेक्शन नंबर 13 फिर किया। 13 में हम लोग बात करते हैं ऑल्टरेशन के बारे में। 13 का जो सबसेक्शन 1 है वो एकदम जनरल बात बताता है कि किसी भी क्लॉज को अगर आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको कि आपको एसआर इन जीएम पास करके, एसआर इन जीएम पास करने के बाद आरओसी को इन्फॉर्म कर देना, आपका मेमोरेंडम का क्लॉज ऑल्टर हो जाएगा। तो पहला आया सर सबसेक्शन 2 और 3 जो नाम की ऑल्टरेशन के बारे में बात करता है। बोलता है अगर आप नाम बदलना चाहते हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप INC 24 फॉर्म में आरओसी को एप्लीकेशन दो, वो आपको नाम बदल के नया सर्टिफिकेट दे देगा अंडर INC 25। अगर आप नाम में जो चेंज करना चाहते हो वो नाम का चेंज प्राइवेट का एडिशन या प्राइवेट का डिलीशन है तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके लिए आप RD1 में ऑलरेडी परमिशन ले चुके हो, ठीक है, जब आप लोग आर्टिकल को ऑल्टर कर रहे हो। उसके बाद अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, डिपॉजिट का पैसा या डिवेंचर का पैसा, ये सारी चीजें नहीं पेमेंट की है तो फिर उस केस में हम लोग बोलेंगे कि भैया ये तो गलत हो रहा है, तो फिर उस केस में आप अपना नाम ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जब आगे बात आती है तो इसमें एक पॉइंट आता है आपका कि अब आप अगर ऑफिस चेंज करना चाह रहे हो, ऑफिस आप ऐसा चेंज कर रहे हो कि स्टेट बदल जा रहा है, तो सबसेक्शन आएंगे 4, 5, 6 एंड 7। तो उस केस में क्या है, आपको भैया आरडी को ये पावर डेलीगेट की गई है, आपको आरडी को INC 23 सबमिट करना है, आपको INC 23 CA इन मुंबई पब्लिक नोटिस के साथ देना है। मतलब आपको आरडी को सबमिट करना है कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, साथ में सबमिट करना है एक्नॉलेजमेंट जो आपने सबमिट की है किसी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द रजिस्ट्रार को, INC 23 का एनेक्स्चर, उसके सबमिशन की जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो आप उसको सबमिट करोगे। साथ में मेमोरेंडम जो ऑल्टर्न है, मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग वो ऑल्टरनेट करोगे, और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप एटलीस्ट 30 दिन पहले INC 26 में एडवर्टीजमेंट सबमिट करोगे। एडवर्टीजमेंट जो है वो INC 26 में जाएगा, एक हिंदी पेपर में, एक इंग्लिश पेपर में, कि आप भैया अपनी जगह बदल रहे हो। अब जो आरडी के पास आपने एप्लीकेशन दिया है, आरडी उस एप्लीकेशन पर, यहाँ पर डेज में कंफ्यूजन होती है, आरडी आपको 60 दिन तक उस एप्लीकेशन को अप्रूव करके विदिन 60 डेज दे देगा। आपको एज अ कंपनी फिर आरओसी, दोनों शहर के आरओसी को, जहां पर आप हो और जहां से आ रहे हो, जहां पर जा रहे हो, दोनों शहर के आरओसी को INC 28 में 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है कि हाय बेबी बाय बेबी, कि मैं आ गया, मैं चला गया, दोनों को बताना है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9 जो कि बात किस बारे में करता है कि सर जो टोटल मनी रेज्ड है, ठीक है, अगर आप अपना जो रेस किया आपने पैसा प्रोस्पेक्टस के थ्रू, उसका ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो और क्योंकि पैसा अनयूज्ड है तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कितना पैसा रेस किया, कितना पैसा आप यूज कर लिए, कितना बाकी है, अब किस में यूज करना चाहते हो, उसके रिलेटेड बिजनेस रिस्क क्या है, कैश फ्लो क्या आएगा, और जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए उसका रिजल्ट चेक करने के लिए लोग कौन से डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। अब जो एडवर्टीजमेंट है आपको देना है एक न्यूज़पेपर में, या तो आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में INC 26 के अंदर आरओसी को सबमिट करना है। आरओसी उसको 30 दिन में रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने की डेट से वो चेंज एप्लीकेबल मान लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।